हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं अपनी किताब के अनुसार 16वें क्वेश्चन पे हूँ और आपकी किताब में भी आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी मौजूद हैं। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। दो कैपेसिटर्स हैं, मैं बना दूँ। एक कैपेसिटर ये है, इधर स्विच है। एक कैपेसिटर ये है, इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है। इधर लगा हुआ है 6 वोल्ट का बैटरी या सेल। टू कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी। टू कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड, यानी ये भी 1 माइक्रोफैराड का है और ये भी 1 माइक्रोफैराड का है। तो C1 बराबर C2 बराबर 1 माइक्रोफैराड। Initially the switch S is closed। जो स्विच है जिसका नाम S है उसको हमने ऐसे करके क्लोज किया है इनिशियल में। तो शुरुआती कंडीशन ये है कि जो स्विच है वो बंद है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये बंद है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बैटरी है वो C1 को तो हमेशा चार्ज करेगी, क्योंकि इसमें तो स्विच लगा ही नहीं है। C2 चार्ज होगा या नहीं चार्ज होगा ये उस बात पर निर्भर करेगा कि ये यहां पर ओपन है या क्लोज। जैसे ही आपने क्लोज कर दिया तो C1 तो चार्ज होगा ही होगा, C2 भी चार्ज हो जाएगा। यानी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि C1 C2 दोनों चार्ज हैं इनिशियल कंडीशन में, क्योंकि स्विच क्लोज है। ठीक है, इस पर भी हम थोड़ा चार्ज दे दें। प्लस 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 प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, प्लस 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 प्लस, बची हुई माइनस की प्लेट्स। चलिए, इनिशियली द स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए। आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ समय बाद एस इज लेफ्ट ओपन। एस को ओपन कर दिया, यानी फिर से स्विच को ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद, दोनों कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद स्विच को ओपन कर दिया। चलिए, बढ़िया है। And dielectric slab of dielectric constant K बराबर 3 are inserted to fill completely the space between the plates of two capacitors। दोनों में K बराबर 3 भर दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब बच्चों, इस सवाल में हमारा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं जो हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ये कैपेसिटर हमेशा बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, जबकि ये कैपेसिटर बैटरी से अब कनेक्शन नहीं है, उसको ओपन कर दिया है एक बार चार्ज करने के बाद। K बराबर 3 डालने से दोनों का कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियली दोनों का 1 माइक्रोफैराड था, अब 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। वेरी गुड। दोनों के चार्जेस पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका चार्ज तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस 3 गुना हो गया है, क्षमता 3 गुनी हो गई है, बैटरी से कनेक्टेड भी है, तो 3 गुना चार्ज आ जाएगा। जबकि उसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने स्विच को ओपन करा है, उसके बाद जाके स्लैब डाला है, कैपेसिटेंस तो 3 गुना हो जाएगा, परंतु चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अच्छे वाले कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अगर हम बात करें तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अपॉन K हो जाएगा, यानी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। K बराबर 3 था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई 3 हो जाएंगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन कारण कम होंगे। E0 इधर होता है, EP इधर होता है, कम तो होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज आया होगा उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा से मेंटेन कर दिया होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V0 अपॉन K और इसका पोटेंशियल V, जो शुरुआती पोटेंशियल है उतना। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखें कि स्लैब डालने पर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो पड़ता है वही पोटेंशियल पे पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आइए शुरू करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। क्या किया? आफ्टर सम टाइम S is left open, dielectric slab of dielectric constant 3 are inserted to fill completely the space of the capacitor. How will the charge and potential difference between the plate of capacitor affected after the slab inserted? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार से चेंज होंगे बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशंस आपको डिस्कस करनी है, स्लैब डालने से पहले, स्लैब डालने के बाद।
तो मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना दे रहा हूं, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं स्लैब डालने से पहले की कंडीशन। दोनों चार्ज हो गए हैं, इधर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी 6 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल और इसका भी 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है साहब, सेम होता है। उसके बाद जब दोनों चार्ज हो गए हैं उसके बाद इसको ओपन कर दिया। तो ये बिफोर का डायग्राम है और ये आफ्टर का डायग्राम है, स्लैब डालने के बाद, स्लैब डालने से पहले। आइए देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करनी है, मुझे चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस की बात करते हैं। इसका चार्ज क्या है, Q बराबर CV, Q1 बराबर C1 V1। इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड। इसका पोटेंशियल जो कि 6 वोल्ट से चार्ज किया है तो आंसर आ गया 6 माइक्रो कूलम। इसका चार्ज क्या है, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। इसका कैपेसिटेंस बताइए, Q बराबर CV, आप ध्यान रखिए, है ना, Q2 बराबर C2 इंटू V2। इसका कैपेसिटेंस बताइए जरा, 1 माइक्रोफैराड। इसका वोल्टेज बताइए, इसको भी 6 वोल्ट से चार्ज किया गया था तो इसकी प्लेट्स का भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो गया होगा, 6। तो आंसर 6 माइक्रो कूलम। ये है बिफोर की कंडीशन, दोनों में 6 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। अब आफ्टर की देखते हैं, यहां पर Q बराबर CV, C1 V1, तो Q1 आ जाएगा आफ्टर। इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स, स्लैब डाल चुके हैं तो अब कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। और पोटेंशियल इसका, चूंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण से कम जरूर हुए होंगे लेकिन मेंटेन कर दिए गए, एक्स्ट्रा चार्ज ने आके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर दिया। चार्ज जब आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, तो मेंटेन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा तो वोल्टेज में नहीं पड़ेगा। आंसर आ गया 18 माइक्रो कूलम। तो आप देख रहे हैं 6 3 18, चार्ज 3 गुना हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बिकॉज ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सोर्स बैटरी, दैट्स व्हाई चार्ज इंक्रीजेस K टाइम्स and becomes 6 3 18 microcoulomb, and this is the answer. Okay, इस पे देखते हैं जरा, Q2 हो जाएगा C2 V2। इसका कैपेसिटेंस तो 3 गुना हो गया है, सही बात है, 3 माइक्रोफैराड, परंतु इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइडेड बाय K हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कम हो जाते हैं, E0 इधर EP इधर, तो ये हो जाएगा V0 अपॉन K। यानी इनिशियली इसका पोटेंशियल क्या था, कितने पोटेंशियल पे से चार्ज किया गया था, 6, तो 6/3 करना, 2 आंसर आएगा, 2 2 3 6 माइक्रो कूलम। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी सो चार्ज डज नॉट चेंज। इसका इनिशियल चार्ज 6 माइक्रो कूलम था और अब भी चार्ज 6 ही है। और आप देख सकते हैं दिस इज द वे, वो तरीका है जिससे कि इसको हम फाइंड करते हैं। तो आपने देखा इसका चार्ज 3 गुना हो गया, इसके चार्ज में कुछ फर्क नहीं पड़ा। आइए देखिए, चार्ज की हमने बात कर ली और साथ में पोटेंशियल की भी बात कर ली। इसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 3 होगा, इसके पोटेंशियल कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी जितना पोटेंशियल इसके पास हमेशा रहेगा। हाँ, एक क्षण मात्र के लिए जब स्लैब डाला था तो पोलराइजेशन कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम जरूर हुआ होगा, लेकिन कुछ नैनो सेकेंड्स में ही एक्स्ट्रा चार्ज ने आके उसको बैलेंस कर दिया, दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को पुरानी कंडीशन पे ले आए। ओके, चलिए, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हमें बार बार मिलेगा कॉन्सेप्ट और बार बार हमारी परीक्षा लेगा। देखें अब तुम्हें आता है या भूल गए हो। द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैराड। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स बनाइए। मैंने एक लाइन पढ़ी और उसका डायग्राम बनाने लगा, यही तरीका है विज्ञान समझने का। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जब सीरीज में लगे हैं तो उसका नेट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। यानी 1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है सीरीज में, तो 1/1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। टोटल जो है 1 माइक्रोफैराड है सीरीज में। तो मैं माइक्रो नहीं लगा रहा, बाद में लगा लूंगा, निपट लेंगे बाद में।
1/1 इज इक्वल टू 3/c, तो c हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। इसका मतलब ये 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड के होंगे। जब इनको सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइक्रोफेराड का नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब मैं अगली लाइन पढ़ता हूं, मैंने एक लाइन में पूरा सॉल्व कर लिया। द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 identical capacitors in series in 1 microfarad, what will be their net capacitance if they are connected to parallel? अगर उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सबसे पहले दिया गया है सीरीज का नेट, तो सीरीज का नेट कैपेसिटेंस को रख के हमने उन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। अब जाके उनको आप कैसे भी कनेक्ट करिए, हम उसका नेट निकाल लेंगे। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, their capacitance will be C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड। ओके, तो अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पिछले वाले केस से निकाल लें तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। फाइंड द रेशियो ऑफ, इसी में फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस। सीरीज और पैरेलल में दो कॉन्फ़िगरेशन में आपने 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स लगाए हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन ये है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ये है। दोनों सिस्टम्स में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसका रेशियो हमको निकालना है। अगर इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, अगर उन दोनों को हम सेम सोर्स यानी V बैटरी से कनेक्ट करें इसको भी और V बैटरी से कनेक्ट करें इसको भी। अच्छा, आइए देखिए, बड़ा आसान है। तो एनर्जी निकालनी है ना, इंडिविजुअल एनर्जी क्यों निकालना, पूरी एनर्जी एक बार में निकालना ना। एनर्जी इन सीरीज हाफ C टोटल V स्क्वायर। सीरीज का C टोटल बताना, अगर हम टोटल कैपेसिटेंस को यूज करेंगे तो हमें पूरी एनर्जी एक ही बार में मिल जाएगी। इसका C टोटल आया था 1, सवाल में ही दिया था। V स्क्वायर कितना वोल्टेज आया V, चलिए कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो जो भी है आंसर यही है। कितना आ गया है 1/2 माइक्रो, 1/2 माइक्रो V स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर पैरेलल। एनर्जी इन पैरेलल हाफ C इक्विवेलेंट एंड V स्क्वायर। पैरेलल में C इक्विवेलेंट 3 दूनी 6 3 9 इतना आया है, 9 माइक्रो डिवाइडेड बाई 2 V स्क्वायर। आपको रेशियो निकालना है इन दोनों का कि सीरीज में कितनी एनर्जी है और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें कितनी एनर्जी, उसका रेशियो। फॉर रेशियो सीरीज डिवाइडेड बाय पैरेलल, सीरीज में क्या आया था 1/2 माइक्रो V स्क्वायर और पैरेलल में आया है 9/2 माइक्रो V स्क्वायर। आई लूज माय V स्क्वायर बिकॉज ऑफ सेम बैटरी सेम सोर्स, माइक्रो माइक्रो खत्म, 2 खत्म, आंसर आ गया 1:9। 1:9 एनर्जी स्टोर्ड। और आप देख पा रहे हैं क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड हुई है। कैपेसिटर सेम है, 3 माइक्रो 3 माइक्रो 3 माइक्रो 3 माइक्रो 3 माइक्रो 3 माइक्रो। अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कम एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, अगर आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। 1:9 सीरीज रेशियो पैरेलल, 9 गुनी एनर्जी है पैरेलल के केस में। अगर आप कुछ और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कुछ और एनर्जी आ जाएगी। हो सकता है 2 पैरेलल 1 सीरीज कुछ ऐसा बनाएं आप, तो अलग अलग एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं अपनी मन मर्जी से। ठीक है, बिल्कुल। उसका कारण भी है क्योंकि एनर्जी होता है हाफ C टोटल V स्क्वायर, ये तो दोनों में सेम था। तो जब C इक्विवेलेंट ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और आप जानते हैं पैरेलल में C1 + C2 + C3 इस तरीके से जोड़ते हैं तो आंसर ज्यादा आता है, जबकि सीरीज में 1/, करके जोड़ते हैं इसलिए आंसर कम आता है। तो पैरेलल में ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए सर, हम लोग कम ही लगा पाते हैं एक दिन में सवाल, लेकिन हमें उसका कोई ज्यादा भय नहीं है, कोई डर नहीं है।
क्योंकि हम जितना लगा रहे हैं उसमें जो जो बातें बता रहे हैं, अगर उन बातों पे आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। आइए अगला सवाल, फिर से वही सवाल है तो मैं थोड़ा सा रफ्तार में करूंगा, है ना। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, ये है 2 माइक्रोफैराड का और यहाँ पे स्विच लगा है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, 2 माइक्रो का है। और इधर बैटरी है 5 वोल्ट की, इसके बाद 6 वोल्ट की थी और 1 माइक्रोफैराड थी। फिगर सोच, ये भी 2011 का है, वो भी 2011 का है, यानी सेम साल में पूछे गए हैं, सेट चेंज होगा। फिगर सोच 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 आइडेंटिकल हैं, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ओके। कनेक्टेड टू ए बैटरी 5 वोल्ट, ओके। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। 5 वोल्ट इसका भी होगा और 5 वोल्ट इसका भी होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट लगा है और इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट लगा है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल हमको पता है 5 वोल्ट 5 वोल्ट। तो इनिशियली द स्विच S is closed, after some time S ओपन कर दिया एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब और K बराबर 5, कौन सी स्लैब डाली, K बराबर 5 इज इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली, पूरे में भर दिया। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। तो बिफोर आफ्टर दोनों कंडीशंस को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। पहले लेंगे बिफोर, पोटेंशियल की बात कर लें या चार्ज की बात कर लें, पहले पोटेंशियल की बात कर लें। देखिएगा जरा, बिफोर V1 बराबर 5 वोल्ट, क्योंकि पहला कैपेसिटर जो है उसका पोटेंशियल V1 है, वो 5 से कनेक्टेड था, और V2 भी 5 वोल्ट। जब स्लैब नहीं डाली थी उस समय स्विच भी बंद था, दोनों कैपेसिटर 5-5 वोल्ट पे चार्ज हो रहे थे, है ना। उसके बाद क्या किया, आफ्टर कंडीशन भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर पुटिंग स्लैब, V1 तो 5 वोल्ट ही रहेगा, इसका पोटेंशियल तो 5 वोल्ट ही रहेगा, परंतु उसका पोटेंशियल जो है V2 हो जाएगा V0 अपॉन K। शुरुआती 5 था, K की वैल्यू भी 5 है, यानी 1 वोल्ट। इसका पोटेंशियल केवल 1 वोल्ट रहेगा। क्यों इसका पोटेंशियल कम हुआ, स्लैब डाल दिया इसलिए। स्लैब डालते ही स्लैब के दोनों फेसेस पर पोलराइज्ड चार्ज आ जाएंगे, जिस कारण से स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। आपको याद है हमारी क्लास। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, क्योंकि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा वही पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। 1 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये पोटेंशियल पे फर्क पड़ा। चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है, बिफोर Q1 बराबर C1 V1, इसका कैपेसिटेंस बताइए, 2 माइक्रो था, इसका पोटेंशियल बताइए 5 था, 10 माइक्रो कूलम चार्ज था। आफ्टर Q1 बराबर C1 V1, इसका कैपेसिटेंस 5 गुना हो जाएगा। 2 माइक्रो की जगह स्लैब डाल दिया है तो 10 माइक्रो हो जाएगा, और पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 50 माइक्रो। आप पहले भी लिख सकते थे कि चार्ज बिकम्स K टाइम्स, आप देख रहे हैं 10 पंजे 50 K टाइम्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शर्माने और घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। Q2 के डिस्कशन कर लेते हैं, दूसरे पर चार्ज क्या होगा। अच्छा बच्चों, क्या होता है कभी कभार वो कुछ पार्ट्स भूल जाता है, इतना सारा डिस्कस करना है। पहले V1 हमने डिस्कस कर लिया, इसके पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया, है ना, और इसी के चार्ज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इन बिफोर और आफ्टर हमने उसके पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया कि नहीं किया। दिस इज V2, 5 वोल्ट था और फाइनली 1 वोल्ट था। तो कुछ हो सकता है आप भूल जाएं, जैसे कि हमने इसके चार्ज के बारे में तो डिस्कस कर लिया, पहले 10 था अब 50 हो जाएगा, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। C2 V2 इनिशियली उसका कैपेसिटेंस 2 था और वो 5 वोल्ट से चार्ज किया गया था, अगर आपको याद हो 10 माइक्रो कूलम उसके अंदर चार्ज पहुंच गया होगा, और आफ्टर भी 10 बचेगा, क्योंकि स्लैब उसका केवल कैपेसिटेंस बढ़ाएगी, एक्स्ट्रा चार्ज उसके अंदर नहीं आ सकता। चार्ज स्टोर करने की क्षमता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट नहीं है, स्विच लेफ्ट ओपन था, दैट्स व्हाई चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट।
आफ्टर जो होगा Q2 बराबर C2V2, C उसका 5 गुना हो जाएगा, 2 पंजे 10, V डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, जो कि 1 बचा केवल 10 माइक्रोकूलम। आप देख रहे हैं चार्ज दोनों केस में सेम आया है। ओके, तो इस तरह का सवाल आप पुराना सवाल भी एक बार उसकी वीडियो दोबारा से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और इसको भी देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और ये जो है अगर आपको समझ आ गया है कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, पोटेंशियल पे कब फर्क पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो पोलराइजेशन के कारण से कम हो जाएगा, परंतु अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तुरंत एक्स्ट्रा चार्ज आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा से ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस पर अलग से एक वीडियो डालना तो वो भी बताइए, हम वो अलग से एक वीडियो डाल देंगे पब्लिक में। ठीक है, आइए देखिए, चलिए वेरी गुड। अगला सवाल, व्हाट इज द एरिया ऑफ, आपकी किताब में भी होंगे, आप भी हमारे साथ लगाते रहिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैराड। ओहो 2 फैराड, 2 फैराड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 माइक्रो फैराड जब ज्यादा होता है, ओह 1 फैराड जब ज्यादा होता है तो 2 तो उससे दुगना हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैराड कैपेसिटर हैविंग द सेपरेशन बिटवीन 0.5 सेंटीमीटर। प्लेट्स का क्या एरिया होगा, दिस एरिया बराबर व्हाट इफ द सेपरेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। सेपरेशन जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। चलिए, तो D बराबर 0.5 सेंटीमीटर, कैपेसिटेंस बराबर 2 फैराड, एरिया बराबर व्हाट। आप जानते हैं कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कैपेसिटेंस 2 है, एरिया नहीं पता, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10 की पावर -12, D है 0.5 सेंटीमीटर यानी 0.005। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो एरिया जो आएगा वो आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 0.005 और ये भाग हो जाएगा इसका 8.854 × 10 की पावर -12। वी गेट 2 × दिस, ये तो हम बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, 2 5 10 और 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 के बाद पॉइंट, डिवाइडेड बाई यानी 0.01 डिवाइडेड बाई 8.854 चलेगा। आंसर आया है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं 1.13 अप्रोक्सीमेशन में 10 की पावर 12 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया का आंसर आया तो ये आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, और आप इससे फील कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 10 की पावर 12 है एरिया, ये एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है मीटर स्क्वायर। अगर आप 6 जीरो कम कर दें, 3 2 बार 6, तो ये किलोमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा और आपको फील आएगा कि ये कितना एरिया है। 6 जीरो कम कर दीजिए यानी बचेगा 1.13 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर, 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 किलोमीटर बहुत होता है ना, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो जाएगा। इतने बड़े कैपेसिटर्स को बना पाना मुश्किल होता है। अगर बन भी जाएगा तो आप कौन सी लैब में इसको ले जाओगे और किस मशीन में जाके इसको लगाओगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई भी लैब का गेट इतना बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी लैब का एरिया इतना नहीं हो सकता, तो आप उसको कहाँ रखेंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था। आइए देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2, दोनों आइडेंटिकल हैं। आप डायग्राम जरूर बनाइए मेरे साथ। दिस इज C1 एंड दिस इज C2
एंड बोथ आर आइडेंटिकल मीन्स C1 बराबर C2। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं इसका मतलब दोनों का एरिया सेम है, दोनों का सेपरेशन सेम है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सब कुछ सेम है। फिर क्या किया गया, सेम कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैव कैपेसिटेंस C ईच, दोनों का कैपेसिटेंस C है, ये भी C और ये भी C। द स्पेस बिटवीन देयर प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर। पहले तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम था C, फिर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई, इसमें डाला गया K और इसको इस तरह से इसमें स्लैब डाला गया है, ऊपर K1 और नीचे जो स्लैब डाली है वो K2 की स्लैब डाली है, आधा K1 और आधा K2 से भर दिया है। तो इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा और इसका भी कुछ टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि पहले तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम था, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर if the two capacitors still have equal capacitance। अभी भी अगर उनका कैपेसिटेंस सेम है, यानी ये अभी भी बोल रहे हैं C1 बराबर C2, इसका पूरे का कैपेसिटेंस और इसका पूरे का कैपेसिटेंस अगर अभी भी सेम हो, देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन K1 K2। तो फिर K1 K2 के बीच का रिलेशन बताइए, रिश्ता बताइए। चलिए, दोनों का कैपेसिटेंस सेम बता दिया है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम बता दिया। अच्छा एक बात बताइए, इसका क्या हो जाएगा, यहां नीचे लिखिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पहले था, अब K टाइम्स हो जाएगा, तो इसका हो गया K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बड़े आराम से इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक ऊपर वाला छोटा सा कैपेसिटर इतना और एक नीचे वाला छोटा सा कैपेसिटर, और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ऊपर और नीचे। जरा सोचिए कि अगर ऊपर वाले में कुछ ना होता तो कैपेसिटेंस क्या होता, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आप देखिए मैं बोल रहा हूं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन लिख रहा हूं A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि आधा कैपेसिटर और आधा कैपेसिटर में हमने इसको बांट दिया है। तो ऊपर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस हो जाता A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन चूंकि ऊपर वाले हिस्से में K1 भरा है तो K1 टाइम्स हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, K1 गुना, इसका हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। नीचे वाले की बात कर लें, जगह कम है यहां पे मिटा दूं मैं, नीचे वाले का हो जाता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अगर हवा होती केवल तो, क्योंकि एरिया इसका A/2 है, सेपरेशन D है, परंतु K2 भरा है तो इतना गुना हो जाएगा, है ना। चलिए K2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा पैरेलल में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 बराबर, आप दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्टली जुड़ेंगे पैरेलल है इसलिए, A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है, स्कूल और बोर्ड दोनों में ही, ध्यान से सुनिए इसको, है ना। तो इसका जो हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हो गया इतने का कैपेसिटेंस, ऊपर वाले हिस्से का अलग निकाला, नीचे वाले हिस्से का अलग निकाला, किस तरह निकाला ये आप सीखिए। A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये हवा का कैपेसिटर है, लेकिन जब आपने K2 भर दिया तो K2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, दोनों को जोड़ दिया तो आपको पूरा इतने का कैपेसिटेंस मिल गया। और इस वाले का तो इतना है, डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटेंस अभी भी सेम है, तो इसका मतलब हो गया K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दिस इज इक्वल टू दिस A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 plus K2, I lose my A, I lose my epsilon naught and D, we get K is equal to K1 plus K2 upon 2. This is the relation between K, K1, K2. ये है रिश्ता K, K1, K2 के बीच का, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद भी सेम कैपेसिटेंस है, तभी तो मैंने देखिए इसको और इसको बराबर रखा है, इन दोनों चीजों को। इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, इसका K टाइम्स नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना अलग कैपेसिटर, इतना अलग कैपेसिटर, दोनों को निकाला, फिर पैरेलल में है तो ऐसे जोड़ा, तब जाके उसका आंसर आया।
तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा और आप इस सवाल को ध्यान से कॉपी पे अगर चाहें तो लिख भी लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं इसको अपने पेपर में पूछता हूँ जब भी पेपर लेता, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक क्वेश्चन तो आउट कर दिया है ना। चलिए वेरी गुड, रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से, कैपेसिटर से रिलेटेड। यू आर गिवन एन एयर फिल्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1। आपको एक हवा वाला कैपेसिटर दिया जाता है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है। अच्छा सा, द स्पेस बिटवीन इट्स प्लेट इज नाउ फिल्ड विद स्लैब एज शोन इन द फिगर। उसके बाद इसकी जो स्पेस है, बीच वाली जो जगह है, उसको कुछ इस प्रकार से भरा जाता है। ऐसा आधा भर दिया K1 से और आधा भर दिया K2 से। ये K1 है और ये K2 है। आधा यानी D/2 हो गया और ये भी D/2 हो गया। D/2 में K1 और D/2 में K2। ये ऊपर वाला ही कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अब कुछ और हो जाएगा। पहले C1 था। फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। ये जो अब कैपेसिटेंस बचा है, इफ द एरिया इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D। अगर एरिया A हो, एरिया एंड डिस्टेंस सेपरेशन D हो, तो अब आप नए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए। अच्छा ये बताइए ओरिजिनल का क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटर, आंसर है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि एरिया A बताया है, सेपरेशन D बताया है और फिल्ड विद एयर भी बताया है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, अभी इसका क्या हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा दो कैपेसिटर्स में, पतले पतले कैपेसिटर्स में, और वो दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए जो भी करंट या चार्ज जाएगा इसमें से होके जाएगा, फिर इसमें से होके जाएगा, तभी इधर जा पाएगा। वो दोनों में से होके जाएगा और एक के पीछे एक लगा हुआ है मटेरियल, तो वो सीरीज में फिल किया गया है मटेरियल। अगर ऊपर ऐसे ऐसे फिल किया जाता तो उसको बोलते हैं पैरेलल में फिलिंग की गई है। तो इसको ध्यान दें। इतने का क्या हो जाएगा, इतने हिस्से का? वैसे तो ये होता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। A एरिया है, अगर हवा भरी होती तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये दूरी D/2 इतना होता। लेकिन चूंकि K1 भरा हुआ है तो हम K1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, K टाइम्स हो जाता है। इतने का क्या होता? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 इतना होता। अगर हवा भरी होती तो, क्योंकि K2 भरा है तो K2 टाइम्स हो जाएगा K2। अब ये दोनों हैं साहब सीरीज में, तो इसका अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, है ना? तो मैं लिखूं फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू समथिंग 1/C1, इसकी वैल्यू है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2, ऊपर चला जाएगा D/2, प्लस 1 दिस कैपेसिटेंस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऊपर चला जाएगा D/2। थोड़ा सॉल्व करना है, यही आंसर है। मैं क्या करूं, D/2 A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, D/2 A एप्सिलॉन नॉट, D/2 A एप्सिलॉन नॉट, 1/K1 प्लस 1/K2 इधर आ गया, तो D/2 A एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, K1 प्लस K2 अपॉन नीचे हो गया K1 K2, एलसीएम ले लिया। ठीक है, और इसको बाद में आपको उल्टा भी करना पड़ेगा क्योंकि ये 1/C की वैल्यू है। समझ रहे होंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ओरिजिनली उसका कैपेसिटेंस इतना है, अब कैपेसिटेंस बताइए, तो मैंने इतने टुकड़े का बताया, इतने का बताया, फिर टोटल करना पड़ा मुझे, इस तरीके से 1 करके जोड़ना पड़ा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो फाइनली हम जाके आंसर निकाल सकते हैं और वो आंसर है ये। अगर आप थोड़ा सा सब्र और धैर्य रख के ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करें और वीडियोस को देखें, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे सारे सवाल सीख सकते हैं। मैं अपनी किताब से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। हाँ, आपकी किताब में कुछ एक्स्ट्रा होंगे, मेरी किताब में कुछ ऐसे होंगे जो आपकी किताब में नहीं है,
तो उन क्वेश्चंस को अपने आप लगाइए। अगर वो नहीं लग पा रहे हैं, ऐसे नहीं है जैसे हम बता रहे हैं, कुछ और टाइप का क्वेश्चन है कोई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मैं फीस ले रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपकी बोर्ड की तैयारी करानी है, ठीक है। और उसके लिए अभी से तैयार रहना है। लास्ट में कोई हम बूस्ट और बॉर्नवीटा नहीं पियेंगे, अभी से तैयार होना पड़ेगा। आइए उल्टा करते हैं इसको। C इज इक्वल टू 2a/0 अपॉन d, और इस चीज को अगर हम उल्टा करेंगे तो k1 k2 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा k1 प्लस k2। दिस इज द आंसर। ठीक है साहब, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए देखिए 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 देखिए, खेल देखिए। फिगर shows a sheet of aluminum foil of negligible thickness placed between the parallel plate capacitor। कैपेसिटर के बिल्कुल बीचा बीच में एक एल्यूमिनियम की फॉयल रख दी है, यानी मेटल की फॉयल रखी है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल बीचा बीच में। हाउ विल द कैपेसिटेंस अफेक्टेड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मेटल की प्लेट रखी है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। अगर स्लैब है तो स्लैब की थिकनेस T होगी, मेटल की स्लैब है तो उससे फर्क पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो आपको पूरा डेरिवेशन दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पूरे में भर दिया है तो K टाइम्स हो जाता है, आपको भी पता है। तो इसमें आंसर है कि फर्क नहीं पड़ेगा। 3 नंबर का सवाल है तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि जो एल्यूमिनियम फॉयल है, मान लीजिए ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, तो इस एल्यूमिनियम फॉयल की एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये साहब 2 कैपेसिटर्स बन जाएंगे और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। कोई भी चार्ज आएगा तो पहले इसमें घुसेगा फिर दूसरे में, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस हो जाएगा A/ε0 अपॉन d/2 और नीचे वाले का हो जाएगा एरिया A/ε0 अपॉन सेपरेशन d/2। व्हेन दे बोथ कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो आंसर आएगा 1/c टोटल 1 अपॉन दिस A/ε0 अपॉन d/2 प्लस 1 अपॉन दिस A/ε0 अपॉन d/2। तो चार्ज के इंड्यूस होने के कारण से ये 2 कैपेसिटर्स में बट गया सिस्टम, और आप देखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 टाइम्स d/2 अपॉन A/ε0। आई लूज माय 2, तो C बिकम्स A/ε0 अपॉन d। इसको उल्टा करोगे तो ये मिलेगा। ओरिजिनल कैपेसिटेंस भी A/ε0 अपॉन d ही होगा जब ये नहीं होगी तब, और इसके डालने के बाद भी इतना ही है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा फॉयल डालने से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस अभी भी हैं, परंतु जो क्वेश्चंस अब आएंगे उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं, तो अब उतना स्ट्रेस और उतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है उसमें थोड़ा रफ्तार में, जैसे कि अभी हम ये रफ्तार में करके छोड़ दिए, पिछली बार भी हमने एक्सप्लेन किया था, इस बार भी थोड़ा सा किया है। क्वेश्चंस हैं टोटल मेरी किताब में 56, और ऑलमोस्ट उसमें 20-22 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आई थिंक 1 से 2 क्लास और रहेंगी, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से सीख ली होगी। जिस बच्चे ने नहीं सीख पाई है और रेगुलर क्लास देखी है तब नहीं सीख पाई है, तो वो हमसे क्लासेस मांग सकता है और हम उसको दे सकते हैं, जो भी टॉपिक उसका वीक रह गया है किसी भी कारण से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम इन दोनों चैप्टर्स का यूज करेंगे और इन तीनों के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म पे जाएंगे, जो कि एक अलग डायरेक्शन में चैप्टर ले जाता है, विज्ञान को ले जाता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चैप्टर वाइज के जो क्वेश्चंस हैं, कठिन क्वेश्चंस, उनको जरूर कॉपी में लिखिए। इससे केवल आपका भला होने वाला है, क्योंकि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो तो एक दिन चला ही जाता है। तो आप ऐसा ना करें कि अभी तो चैप्टर वाइज चल रही है, सिलेबस जब आगे 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे तभी क्या क्लास देखेंगे, अभी क्या देखना। ये आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं चैप्टर वाइज को दोबारा भी कराऊंगा, लेकिन चूंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो मैं इन्हीं वीडियोस को दोबारा से आपको शेयर करूंगा दिसंबर के बाद, कि अब वक्त आ गया है। तब तो हम लोग ऑफलाइन चालू कर रहे होंगे, तो एक ही दिन बैठ के सारा शेयर कर देंगे। अब वक्त आ गया है चैप्टर वाइज को दोबारा रिवाइज करने का। आप 1.5 की स्पीड में कान में लगा के हेडफोन पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा चैप्टर वाइज।
अच्छी तरीके से। जो भी अगर आपको पूरा चैप्टर आ गया है, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है तो मत देखिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप स्पीड में जाके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। वीडियो बनाने में यही फायदा है, हमको बार बार एक चीज दोबारा से नहीं पढ़ानी पड़ती। ओके बच्चों, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।